नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और प्राचीन समय से चली आ रही इस परंपरा को हम आज भी देखते आ रहे हैं कि एक निश्चित क्षेत्र या खेत में फसलों की अदला बदली कर कर उन्हें उगाया जाता है। इससे मृदा की उर्वरक क्षमता बरकरार रहती है। और आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं कि यह क्या है और किस प्रकार से इसका महत्व हमारे खेतों के लिए आवश्यक है और इससे हमारी उपज और आय में भी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार फसल चक्र हमारे खेतों के लिए काम करता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश सिंह। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से हमारे बीच पधारे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये फसल चक्र क्या है। मैडम देखिए, ये हमारे किसान भाई एक ही खेत में लगातार एक ही फसल लगाते रहते हैं, जिससे कि मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। तो एक निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार से एर फेर करके बोना, जिससे कि भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो बरकरार रहे, उपजाऊ क्षमता बनी रहे। इसलिए फसलों को एर फेर करके बोना वो फसल चक्र कहलाता है। हमारे किसान भाइयों को प्रत्येक वर्ष फसल चक्र अपनाते रहना चाहिए, जिससे कि भूमि में पाए जाने वाले जो जीवांश हैं, उर्वरक क्षमता है और खरपतवार एवं कीट व्याधियाँ जो रहती हैं वो फसलों को एर फेर करके बोएंगे तो इनमें कमी आती है। जी, और इस प्रकार भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। उर्वरक क्षमता बढ़ती है। लगातार एक ही फसल लेते रहने से भूमि में लगातार वही पोषक तत्वों का ह्रास होता रहता है, इससे उपजाऊ क्षमता हमारी मिट्टी की कम हो जाती है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि फसलों को एर फेर कर बोते रहना चाहिए। जी, तो अगर हम फसलों को हेर फेर कर बो रहे हैं तो इससे मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो तो बढ़ती है, साथ ही आपकी उपज भी बहुत बढ़ती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इस फसल चक्र के मूल सिद्धांत क्या है, इस विषय में कुछ किसान भाइयों को बताएं। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हर वर्ष हमारे अपने खेतों में फसलों को एक निश्चित क्रम में बदलते रहें। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने यदि खरीफ में कोई दलहनी फसल लगाई है तो दलहनी फसलों के बाद रबी सीजन में हमें धान फसल लेना है। जैसे कि किसी किसान भाई ने यदि मूंग या उड़द की फसल उस खेत में लिए तो रबी सीजन में हमें उस खेत में दूसरी धान फसल गेहूं की फसल लेना चाहिए, जिससे कि जो दलहनी फसलें हैं वो वायुमंडलीय नत्रजन का हमारे खेतों में स्थिरीकरण करती हैं, जिससे कि वो फसल तो उपयोग करती है, साथ में 40 से 50 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर के मान से अगली फसल के लिए भी उस खेत में छोड़ दी जाती है। तो हमेशा दाल वाली फसलों के बाद धान फसल लेना चाहिए या अनाज वाली फसल लेना चाहिए, और इससे कि हमारी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है। इसके अलावा भी गहरी जो जड़ वाली फसलें हैं उसके बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों को लेना चाहिए। जैसे अरहर है, अरहर के बाद गेहूँ है, इस प्रकार की फसल लेंगे। चना है, चना के बाद हमें धान है, ऐसी फसलें लेना चाहिए। इसके अलावा ये कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल हैं, इसको हम अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलें लेना चाहिए। इस प्रकार से हमें एर फेर करके लगातार अपने खेतों में बोते रहना चाहिए। यहाँ तो आपने गेहूं और धान की फसल के बारे में हमें बताया, लेकिन अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो इसमें फसल चक्र किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, कुछ बताएं। हमारे किसान भाइयों को चाहिए मैडम कि हर साल 2 साल में हमें अपने खेतों में तिलहनी फसल भी लेते रहना चाहिए। ये हमें अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे सरसों है, मूंगफली है, इस प्रकार की फसलों का भी समावेश करना चाहिए। कभी कभी हम लगातार एक ही फसल लेते रहने से, जैसे चने की फसल लेते रहने से उसमें उकसा की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। यदि उकसा की समस्या को हमें कंट्रोल करना है तो हमें उस खेत में दूसरी फसल, चने की जगह पे हमें दूसरी फसल हमें लेना है। जैसे कि सरसों की फसल है, बहुत अच्छी फ़ायदेमंद रहती है, तो हमें सरसों की फसल भी लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो हुई तिलहनी फसलों की बात डॉक्टर साहब। अब हम जानना चाहेंगे कि दलहनी फसलों के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी फसलों को आप बदल बदल कर लगा सकते हैं जिससे इन फसलों के उत्पादन में हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो। दलहनी फसलें जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी खरीफ में जिन किसान भाइयों ने मूंग या उड़द की फसल ली है जी, तो हमें अभी रबी सीजन में हमें लगातार उसी खेत में दलहनी फसल नहीं लेना है। दलहनी फसलों की जड़ों में जो नोडुल्स रहते हैं वो वायुमंडलीय नत्रजन का
स्त्रीकरण करते हैं, जी। जिससे कि वो खुद तो नाइट्रोजन का उपयोग करते ही करते हैं, उस खेत में भी नाइट्रोजन अगली फसल के लिए छोड़ जाते हैं। तो दलहनी फसल के बाद हमेशा धान्य फसल लेना है, जैसे कि गेहूँ है, या जिन किसान भाइयों ने खरीफ में ज्वार या मक्का या बाजरे की फसल ली है, जी। तो हमें रबी सीजन में उस खेत में धान्य फसल नहीं लेना है। उस खेत में हम कोई दाल वाली फसल लगाएं अभी इस सीज़न में, जैसे कि चना हो गया या और भी जो दाल वाली फसल अपने यहाँ उपलब्धता रहती है, जी। वो हम इस सीज़न में लगा सकते हैं। हमें धान्य फसल के बाद दलहनी फसल और दलहनी फसल के बाद धान्य फसल लगाना है। इस प्रकार से हम अपने फसल चक्र में समावेश करेंगे तो हमारी भूमि का भी पूर्ण उपयोग होगा और उसकी उत्पादन क्षमता है वो भी बरकरार रहेगी। हमारे खेतों से जितने भी पोषक तत्व उनका हिरासमेंट नहीं होगा और पोषक तत्व बरकरार रहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोषक तत्वों को किस प्रकार बरकरार रखा जा सकता है, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और दलहनी और तिलहनी फसलों में किस प्रकार से बदल बदल कर अगर अलग अलग फसलें आप लगाएंगे तो इससे आपके खेत का उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब आप जानना चाहेंगे कि जब भी हम फसल चक्र के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों के दिमाग में हरी खाद के विषय में आता है, तो आप कुछ हरी खाद के विषय में कुछ हमारे किसान भाइयों को बताएं। हाँ जी मैडम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। कि हमें अपने किसानों को हमेशा हरी खाद का उपयोग करना है। हमें लगातार डीएपी, यूरिया और जो भी अपन रासायनिक खाद दे रहे हैं, वो रासायनिक खादों का उपयोग तो एक बार यूज एंड थ्रो का रहता है, एक बार हमने यूज किया उसका उपयोग खत्म हो गया। लेकिन हमारे खेतों से लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करते रहने से हमारे खेतों की जो स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब होता जा रहा है, हमारे खेतों की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। तो हमें हर 2-3 साल में एक बार हरी खाद का उपयोग करना है। हरी खाद में हमारे क्षेत्र की उपलब्धता के अनुसार सनई है, ढैंचा है या मूंग है या उड़द है, इस प्रकार की फसल हम बरसात के सीजन में लगाएं और जब उनमें फ्लावरिंग स्टेज आए उस समय पर हम अपने खेतों में जुताई करके उस फसल को खेतों में मिला दें और जुताई कर दें, जिससे कि वो फसल सड़ के हमारे खेतों में हरी खाद उपयोग हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि 1 हेक्टेयर में 40 से 50 किलो नाइट्रोजन तक हमारी जो हरी खाद है, सनई, ढैंचा है या मूंग, ये अपने खेतों में छोड़ जाती हैं। तो हर 2-3 साल बाद हमें हरी खाद का उपयोग ज़रूर करना है। और हरी खाद के बाद हम कोई दूसरी और धान्य फसल है, गेहूं का उपयोग भी हम अपने किसान भाई कर सकते हैं, गेहूं की फसल भी लगा सकते हैं। तो हरी खाद के बाद हमें 2-3 साल बाद अपने खेतों में लगाना है। बिल्कुल। और इससे सीधे सीधे जो है आप रासायनिक खादों से भी बच पाएंगे, जो कि हमारे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम करती हैं, साथ ही साथ सब्जियों में भी विषैले पदार्थ छोड़ देती हैं या फसलों में भी विषैले पदार्थ छोड़ देते हैं, जो कि हमारे भोजन में आ जाते हैं, जो कि हम मानव शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप हरी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी मिट्टी की और साथ ही साथ बहुत अच्छी फसल आपके खेतों में खड़ी होगी। डॉक्टर साहब आप जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप हमारे किसान भाइयों को समझाएंगे कि फसल चक्र के क्या क्या लाभ हैं? देखिए किसान भाइयों, यदि हम फसल चक्र अपनाते हैं तो हमारे खेतों में कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो पूरा बरकरार रहेगा। यदि हम फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो एक ही फसल लेते रहने से हमारे खेतों में जितने भी पोषक तत्व हैं उनका हिरासमेंट होगा और हमें जो उत्पादन मिलना चाहिए था, जो लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ बराबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए CN रेशियो जिसे बोलते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का, वो रेशियो हमें बरकरार मिलता रहेगा। इसके अलावा भूमि में pH मान, यानी कहना चाहिए अम्लीयता और क्षारीयता, इसमें भी सुधार आता है। यदि हम एक ही फसल लेते रहेंगे तो हमारी मिट्टी या तो अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि फसल चक्र लेते रहने से हमारी खेतों की भौतिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ बनी रहेगी। तो हमें चाहिए कि हर 2 साल बाद फसल चक्र जरूर अपनाएं, खासतौर से दलहनी धान्य फसलों में इनके बीच में हमें फसल चक्र जरूर अपनाना है। इसके अलावा खरपतवार की रोकथाम भी फसल चक्र से होती है। जैसे कि यदि कोई किसान एक ही खेत में लगातार एक ही फसल लगाता रहता है तो उसमें खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा रह जाती है। यदि हम फसल को हेर फेर करके बोएंगे तो कुछ खरपतवार ऐसे रहते हैं जो स्पेसिफिक उसी फसल में उगते हैं, जैसे गेहूं में गेहूं का मामा जो बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम हमारे किसान भाई लगातार उसी खेत में गेहूं की फसल लगाते रहे तो गेहूं सा या फेलियरस माइनर जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम 2-3 साल का फसल चक्र अपना लेते हैं तो उसमें दूसरी फसल लगाएं, हम तिलहनी फसल लगाएं, सरसों की फसल लगाएं, मक्का की फसल लगाएं या कोई और फसल लगाएं या मटर, इस सीजन में मटर की फसल भी ले सकते हैं, तो हमारे खेतों में ये खरपतवारों की समस्या नहीं रहेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कि ये सीधा सीधा एक लाभ है कि आप फसल चक्र के माध्यम से इन सभी मुसीबतों से भी जो है छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ आप अच्छी फसल भी पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के मन में इस वक्त एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा, वो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि बिमारियाँ और कीट प्रकोप ये भी खेतों में अक्सर सामने आ जाता है, तो किस प्रकार से फसल चक्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कुछ? बिल्कुल मैडम, ये बीमारियां हमारे मध्य भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमारे किसान भाई अभी खरीफ की फसल की कटाई चल रही है और रबी फसल की अभी तैयारी कर रहे हैं। जो किसान भाई चने की फसल लगा रहे हैं, तो चने की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या आती है उकसा की, जो इसकी वजह से हमारे किसान भाई, कई किसान भाई तो ऐसे हैं जो बार बार हमें फ़ोन करके संपर्क करते हैं कि उनके खेतों में उकसा की बहुत बड़ी समस्या है। उकसा एक ऐसी बीमारी है जो खेत में मिट्टी के द्वारा होता है। यदि हमारे किसान भाई उसी खेत में लगातार चने की फसल लगाएंगे तो वो उकसा की समस्या कभी कम नहीं होगी और वो बढ़ती ही जाएगी। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए उस खेत में हम चने की फसल बिल्कुल ना लगाएं, उस खेत में हम 2-3 साल का फसल चक्र अपनाएं। इसके लिए हमें चाहिए बरसात के सीज़न में उस खेत में ख़ासतौर से ज्वार की फसल हमने यदि ली है तो रबी सीजन में हम उस खेत में चने की फसल ना लें, उस खेत में हम कोई और अन्य फसल ले लें। जैसे कि सरसों की फसल बहुत अच्छी है, उससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है, तो सरसों की फसल लगा लेंगे तो उकसा की समस्या से बहुत ज़्यादा निजात मिल सकती है। चने की फसल में बहुत बड़ी समस्या है उकसा की, जिसे हमारे किसान भाई उकसा या दूसरी अन्य भाषाओं में जानते हैं, तो वो फसल ना लगाएं। यदि किसान भाई इस प्रकार की लगाते हैं तो वो वैरायटी का भी विशेष ध्यान रखना है, जिसमें अपनी कोई स्थानीय वैरायटी यदि किसान भाई लगा रहे हैं तो हमें जैसे JG 130 हो गया, JG 16 हो गया, JG 11 है, RBG 2 से 2 है, ऐसी वैरायटियाँ हैं जो उकसा के प्रति रेजिस्टेंट हैं। तो फसल चक्र में हमें वैरायटियों का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि किसान भाई चना लगा भी रहे हैं तो हमें इन वैरायटियों को एर फेर करके बोना है। लगातार एक खेत में एक ही फसल ना लगाएं, और यदि लगा भी रहे हैं तो वो वैरायटियों को प्रॉपर ना लगाएं, फसल को वैरायटियों को चेंज कर करके लगाएं। इसके अलावा चने की फसल में कीड़ों की भी बहुत समस्या रहती है, जो कि केवल चने की फसल में ही उगते हैं। उनकी संख्यी अवस्था जब सीजन नहीं रहता है तो ज़मीन में जब दरारों में बनी रहती है, और जब फसल बोई जाती है तो पुनः वो उस फसल पे आक्रमण कर देते हैं। तो यदि हम फसल को एर फेर करके बोएंगे तो उसमें कीड़ों की समस्या भी बहुत हद तक कम हो जाती है। कि ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो कि फसल चक्र से सीधे सीधे किसान भाई ले सकते हैं, पा सकते हैं, और ये काफ़ी आसान भी है। और इसके कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण लाभ हमें नज़र आए या हमें डॉक्टर साहब ने बताए जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको ये अंक बहुत पसंद आया होगा, और हम साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश सिंह का कि वो हमारे साथ स्टूडियो में आए और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को फसल चक्र से जुड़ी हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए। किसान भाइयों, ये तो बात हुई फसल चक्र की। हम उम्मीद करते हैं कि आपने सभी बातें ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी, और आप जल्द ही इन सभी बातों को अपने खेतों में और अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ वक्त हो गया है आपके लिए प्रस्तुत है खबरें खेती। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप, मटर की फसल में पौध संरक्षण, आलू की उन्नत किस्में,
घर में ही पशु आहार बनाने का तरीका, किसानों को मौसम विभाग की सलाह। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप। सब्जियों के पौधों का रस चूसने वाले कीटों में मुख्यतः फुदका, माहू, तेला, सफ़ेद मक्खी एवं माइट्स आते हैं, जिनमें विशेषकर भिंडी, आलू, मटर, लौकी आदि फसलों में माहू द्वारा काफ़ी क्षति होती है। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे वे पीली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। रस चूसक कीटों के कारण सब्जियों की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। इसके साथ ये कीट उनमें विषाणु रोग फैलाते हैं, जिससे फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। खड़ी फसलों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफॉस दोनों में से किसी एक रसायन की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मटर की फसल में पौध संरक्षण। मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको रोगों व कीटों से बचाना ज़रूरी है और उसकी ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्व भी देना ज़रूरी है। आप अपनी फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। जहां फसल 1 माह की हो गई है, वहां इस समय मटर में भूरी मक्खियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के मान से करें और अच्छी बढ़वार के लिए 20:20:20 NPK की 1 किलो मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। आलू की उन्नत किस्में। आलू के बुआई के लिए शीतोष्ण जलवायु तथा अंकुरण के लिए तापक्रम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और अभी इसका सही समय है। आप आलू की कुफरी, चंद्रमुखी कुफरी, अशोका, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी व कुफरी ललिया उन्नत किस्में हैं। बुआई के पहले कंदों को 2 ग्राम थायरम व 1 ग्राम बावेस्टिन प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आधा घंटे तक भिगोकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए कम से कम 2.5 सेंटीमीटर व्यास के आकार या 25 से 35 ग्राम वजन के साबुत कंद होने चाहिए, जो अच्छा उत्पादन देता है। घर में ही पशु आहार बनाने का तरीका। आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार जो बाजार के पशु आहार से सस्ता और अच्छा हो, अपनाने पर ही बना सकते हैं। 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए 25 किलोग्राम दला हुआ जौ, मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम गेहूँ, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज, लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2 से 3 बार अच्छी तरह मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए। सुबह खिलाने से पशु चराई में रुचि नहीं लेते। फिर भी दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण की मात्रा सुबह शाम दोनों समय उनकी जाति और दूध उत्पादन के अनुसार घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि देर से पकने वाली अरहर की फसल इस समय फूल व फली बनने की अवस्था में है, अतः फली छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफस 750 मिली दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।